हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बैंक एग्ज़ाम्स को विद इन 6 मंथ्स के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं भी आप सभी की तरह बैंकिंग एस्पिरेंट ही रहा हूँ और करंटली मैं अभी एफसीआई के अंदर वर्क कर रहा हूँ। अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आप सभी को बताऊँगा कि आप सभी को बैंक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए कि जिससे आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपको वो मिस्टेक पहले पता चल जाती है तो आप उन मिस्टेक्स के अंदर पहले से इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और अपना सिलेक्शन 6 महीने के अंदर ले सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमने 5 गोल्डन स्टेप्स बनाए हैं जिसको फॉलो करके आप अपनी सक्सेस को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हो। देन चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं स्टेप 1 से। अब देखो फ्रेंड्स, स्टेप 1 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास है कि हमें फुल सिलेबस को कंप्लीट करना है। फुल सिलेबस को कंप्लीट करने का मतलब है कि हमें किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। अब सिलेबस आप प्रीलिम्स का कंप्लीट करोगे या मेंस का, और प्रीलिम्स या मेंस में आपके पास कितने सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपको स्लाइड पर शो हो रहा होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, प्रीलिम्स में आपके पास 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है आपके पास क्वांट, एक आता है आपके पास रीजनिंग और एक आता है आपके पास इंग्लिश। और मेंस में आपके पास 3 सब्जेक्ट और आते हैं, जिसमें आता है आपके पास जीए, एक आता है आपके पास कंप्यूटर और एक आता है आपके पास करंट अफेयर्स, या जिसे आप बैंकिंग अवेयरनेस भी कह देते हो। देखो फ्रेंड्स, आप सभी को क्या करना है, आप सभी को फर्स्ट स्टेप में यही करना है कि आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना है जितना आप अच्छे से कर सकते हो। चाहे वो टॉपिक आपका क्वांट का हो, चाहे वो टॉपिक आपका रीजनिंग का हो, चाहे वो टॉपिक आपका इंग्लिश का हो। आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है। हर एक टॉपिक को आपको वैल्यू देनी है। आप किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हो कि ये टॉपिक हार्ड है, हम इसको नहीं करेंगे, या इसकी वेटेज कम है। किसी भी टॉपिक की वेटेज को कम समझ के उसको छोड़ देना आपको आपकी सक्सेस से दूर ले जाएगा। इसलिए मेरी आप सभी को एडवाइस यही है कि आपको किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहिए। आप हर एक टॉपिक को कंप्लीट करो जितना अच्छे से कर सकते हो। बस टॉपिक्स की जो वेटेज के हिसाब से आप उन्हें फर्स्ट या लास्ट नंबर पर प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ये लगता है कि टाइम एंड वर्क, जैसे क्वांट में का एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क, अगर आपको लगता है उसकी वेटेज ज़्यादा है और आपके पास प्रोबेबिलिटी की वेटेज कम है, प्रोबेबिलिटी भी हमारे क्वांट का टॉपिक है, अगर आपको लगता है कि उसकी वेटेज कम है, देन आप पहले टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक है उसको छोड़ दोगे। आप प्रायोरिटी वाइज टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो, बस आपको किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। अगर आप वेटेज को लेके किसी भी टॉपिक को छोड़ते हो, देन ये हो सकता है कि आप प्रीलिम्स को तो क्वालिफाई कर लो और हो सकता है कि आप मेंस को भी क्वालिफाई कर लो। बट अगर आप अपने आप को रिस्क पर रखते हो, देन आपको एक्सपेक्टेशन भी अपनी उसी अकॉर्डिंग रखनी चाहिए। अगर आप विद इन 6 मंथ सिलेक्शन लेना चाहते हो, देन आप हर एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करो, उसे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे। अपने सब्जेक्ट के आपको हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना है। आपको हर एक टॉपिक को वीक बाय वीक लेके चल सकते हो, या अपना टारगेट बना सकते हो कि मेरे को 4 से 5 दिन में एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है, चाहे वो रीजनिंग का हो या चाहे आपके पास क्वांट का हो। बट आप जो भी चीज़ें सीखो उसको बेशक आप टाइम लगा के सीखो, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हो और अगर फिर आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम डेफिनेटली फेस करनी पड़ेगी और आपको फिर से सेम प्रोसेस को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए मेरी आप सभी को एडवाइस यही है कि आप किसी भी टॉपिक को लीव मत करो और बेटर वे से हर एक टॉपिक को प्रिपेयर करो। चलिए अब हम स्टेप 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखो, स्टेप 2 में हमारे पास है कि आप किस सोर्स से प्रैक्टिस करोगे। आप बुक्स से प्रैक्टिस करोगे या पीडीएफ से प्रैक्टिस करोगे। और अगर आप बिगिनर हो
तो आपको किस सोर्स से प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो, आप बुक या पीडीएफ कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप कोचिंग ले रहे हो देन जो आपको कोचिंग सेंटर वाले प्रोवाइड कर रहे हैं आप उससे कंप्लीट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप बुक से कंप्लीट करना चाहते हो देन क्वांट के लिए अगर आप एक बिगिनर हो और आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो देन जैसा कि आपको स्लाइड पर शो हो रहा होगा, आप राकेश यादव सर की बुक कंप्लीट कर सकते हो जो 7300 क्वेश्चंस की है या 9300 क्वेश्चंस की है। आप उसे कंप्लीट कर सकते हो जो बिल्कुल बेसिक से है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप RS अग्रवाल से भी कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा ही सेम आपके पास रीजनिंग के लिए है। रीजनिंग्स के लिए बेसिकली तो रीजनिंग में आपके पास पजल्स ही होती हैं जो आपके पास प्रीलिम्स में भी आती है, मेंस में भी आती हैं। रीजनिंग के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो देन आप PDF से भी कर सकते हो, या अदरवाइज अगर आप बुक्स से प्रैक्टिस करना चाहते हो देन आप बुक्स के लिए आप अड्डा का एक सेट आता है एस सेट, आप उससे भी प्रिपेयर कर सकते हो। एंड इसके बाद बात आती है देखो इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए जस्ट आपको डेली बेसिस पर रीडिंग करनी है। इंग्लिश के लिए जस्ट आपको डेली बेस पर रीडिंग करनी है। अगर आप एडिटोरियल करना चाहो तो आप एडिटोरियल भी कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश के लिए बस आपको सबसे ज़्यादा चीज़ क्या करनी है, डेली बेसिस पे आपको रीडिंग करनी है। आप एडिटोरियल्स भी रीड कर सकते हो या आप कोई स्टोरी भी रीड कर सकते हो। आपको सबसे पहले इंटरेस्ट क्रिएट करना है। जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट हो आप उस टॉपिक को रीड करो, उसको अच्छे से समझो। बस आपको इंग्लिश में सबसे अच्छी चीज़ क्या करनी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। और अंडरस्टैंडिंग आप कैसे क्रिएट करोगे, एकदम अगर आप हाई लेवल पे मूव ऑन करोगे तो आपसे नहीं होगा। इसलिए मेरी आप सभी को एडवाइस यही है कि आप धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग को बनाओ और उसके बाद आप एडिटोरियल को शुरू करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको एडिटोरियल ही पढ़ने हैं, ठीक है, जैसा कि आप सभी को बाकी सभी एस्पिरेंट या कोई भी टीचर्स अगर आपको बताएं। हालांकि कोई भी आपको गलत एडवाइस नहीं करेगा, लेकिन मैं आप सभी को यही बता रहा हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप पहले इजी लेवल के लिए प्रिपेयर करो, उसके बाद हार्ड लेवल के लिए प्रिपेयर करो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप एडिटोरियल प्रिपेयर कर सकते हो, डेली बेस पे एडिटोरियल रीड कर सकते हो और उनकी वोकैबुलरी को डेली बेस पे आप नोट डाउन कर सकते हो। हालांकि अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप पहले वोकैबुलरी के लिए वर्ड पावर मेड ईजी एक बुक है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। उसमें वोकैबुलरी को बिल्कुल बेसिक से बताया गया है, ठीक है। कुछ रूट्स वर्ड्स होते हैं, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि उस वर्ड की टोन कैसी है। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप वर्ड पावर मेड ईजी बुक को भी कंप्लीट कर सकते हो। रीडिंग तो आपको डेली बेसिस पर करनी ही है, जिससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करोगे, ठीक है। इंग्लिश में आपके लिए यही चीज़ें हैं और ऐसी ही चीज़ें आपके पास GA के लिए है। जैसे कि मैं बात कर रहा था इंग्लिश की, देखो इंग्लिश में मोस्टली एस्पिरेंट गलती यही कर देते हैं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि इंग्लिश आप 7 दिन में सीख जाओगे और फिर आप क्विज़ या मॉक लगा के अपने रिजल्ट्स देखते हो कि मैंने इतने टाइम अगर इंग्लिश रीड की है तो मुझे क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और फिर आप ये सोचते हो कि इतना टाइम तो मैं किसी और सब्जेक्ट के ऊपर लगा लेता तो ज़्यादा बेटर रहता। देखो यहाँ पर चीज़ यही है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को वैल्यू देनी है, ठीक है। रीजनिंग को भी वैल्यू देनी है, क्वांट को भी वैल्यू देनी है और इंग्लिश को भी वैल्यू देनी है। यहाँ पर बात ये समझने की है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसे याद नहीं किया जा सकता, जिसे सीखा जा सकता है, जिसे समझा जा सकता है। और आपको इंग्लिश समझने में कितना टाइम लगेगा ये आपकी कंसिस्टेंसी और आपके फोकस के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग 1 मंथ में बने ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग 2 मंथ में बने। देखो इसके बाद बात आती है हमारी GA सेक्शन की। GA में आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं, करंट अफेयर्स आप PDF से भी करते हो, ठीक है, उसका वीडियो सोर्स से भी करते हो। GK में भी आपको इंग्लिश की तरह ही करना है, आपको डेली बेसिस पे GK जिस भी सोर्स से आप पढ़ते हो आप उस सोर्स से पढ़ो, ठीक है। एक आपको सोर्स रखना है PDF सोर्स,
ठीक है। एक आपको सोच सकना है वीडियो सोर्स जो आपकी रिवीजन के लिए हो। बस आपको डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, डेली बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद 3 दिन की जीके और उसके बाद वीकली बेसिस पे, ठीक है, और उसके बाद मंथली बेसिस पे। ऐसे आपको रिवाइज करते चलना है, अदरवाइज़ आप जीके को भी प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। जीके को अदरवाइज़ आप भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको डेली बेसिस पे अच्छे से उसे, जिसे भी आप टॉपिक को पढ़ रहे हो, अच्छे से उसे समझना है और अच्छे से उसे रिवाइज करना है। देखो काफ़ी सारे एस्पिरेंट का यहाँ पर ये भी डाउट रहता है कि हमें प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन जो है साथ में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो अगर आप एक बिगिनर एस्पिरेंट हो, ठीक है, और आपके पास जो 3 सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स के, क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग, अगर आप उन तीनों सब्जेक्ट को अगर अच्छे से मैनेज कर लेते हो एंड आपके पास काफ़ी टाइम बचा है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम बच जाता है देन आप मेंस के लिए जीके स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर सकते हो। बट अगर आप जो बाकी आपके प्रीलिम्स के 3 सब्जेक्ट है, अगर आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आप उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, देन सबसे पहले आप फर्स्टली उन्हीं को मैनेज करो, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आपकी क्वालिटी मैटर करती है। और जो एस्पिरेंट ये सोचते हैं कि सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस का साथ में प्रिपरेशन करने से आप जल्दी एग्ज़ाम निकाल लोगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपसे प्रीलिम्स का ही मैनेज नहीं हो रहा है, उसके बाद आप, बहुत सारे एस्पिरेंट ये गलती करते हैं कि वो जीके को भी ऐड ऑन कर लेते हैं, कंप्यूटर को भी ऐड ऑन कर लेते हैं, अदर सब्जेक्ट को भी ऐड ऑन कर लेते हैं। देखो अगर आप एक चीज़ को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो दूसरी चीज़ को आप साथ में लेके सिर्फ बर्डन ही बढ़ाओगे अपना और कुछ नहीं करोगे। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है, धीरे धीरे शुरुआत करो। जैसे जैसे आप मैनेज करना सीख जाओगे वैसे वैसे आपका टाइम रिड्यूस होता चला जाएगा, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट ये सोचते हैं कि हमारे एग्ज़ाम अभी नज़दीक हैं तो हम जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर ले तो हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे, लेकिन उससे क्या होता है, आप जो चीज़ कर रहे थे आप उसको भी बेटर तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाते हो। आप वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा देते हो और क्वालिटी को भूल जाते हो, और क्वालिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। देन ये चीज़ सही नहीं होगी। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। अगर आपके पास टाइम बचता है, जो भी आपका डेली टारगेट है, जो भी आप बनाते हो, ठीक है, अगर आपके पास टाइम बच जाता है देन आप एक्स्ट्रा चीज़ को ऐड ऑन करो। अदरवाइज़ आप, मेरी एडवाइस मानो तो आप ऐड ऑन मत करो। देखो आपको अपने माइंड को रिलैक्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप ये समझ पाओगे कि आप जो एफर्ट कर रहे हो वो एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अच्छी बुक और पीडीएफ से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर बीच में आप चीज़ों को स्किप करते हो देन डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। चलिए अब हम बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ, ठीक है। अब देखो स्टेप 3 है जो हमारा, मैं आपको फिर से, आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस ही करनी है। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है जो आपको वो टाइमर के साथ करनी है। आपको इमीडिएटली कभी भी जंप नहीं करना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट के ऊपर या सेक्शनल मॉक टेस्ट के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्विज़ से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, और अगर आप पीडीएफ से प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको फिर क्विज़ लगानी है, ठीक है। और क्विज़ में आपके लिए कुछ प्रायोरिटी भी हैं, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आपको क्विज़ से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहाँ पर आप पीडीएफ्स या बुक्स से विदाउट टाइमर प्रैक्टिस कर रहे थे, अब आप विद टाइमर के साथ प्रैक्टिस करोगे, जहाँ पर आपके पास एक बर्डन होगा, टाइम बाउंडेशन होगी, ठीक है। क्विज़ देने से ही आपकी देखो रियल एग्ज़ाम की तैयारी होती है। क्विज़, मॉक टेस्ट, इनसे ही आपकी रियल एग्ज़ाम की तैयारी होती है। लेकिन कभी भी आपको इमीडिएटली जंप नहीं करना है सेक्शनल या फुल लेंथ मॉक टेस्ट के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब भी आप क्विज़ लगाओगे उसमें आपको 5 प्रायोरिटी ध्यान में रखनी है। अब देखो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको क्या रखनी है, ना आपको एक्यूरेसी ध्यान में रखनी है, ना आपको स्पीड ध्यान में रखनी है। सबसे जो पहली प्रायोरिटी आती है हमारी, वो आती है इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी जो हमारी आती है
वो आती है एक्यूरेसी, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी हमारी आती है एक्यूरेसी, आपको एक्यूरेसी अपनी मेंटेन करनी है, ठीक है। थर्ड जो प्रायोरिटी आती है हमारी वो आती है स्पीड, ठीक है। पहला प्रायोरिटी है आपकी इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है, इन्फॉर्मेशन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो प्रायोरिटी है आपकी वो है एक्यूरेसी, और जो थर्ड प्रायोरिटी है वो है हमारी स्पीड, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी हमारी स्पीड है। उसके बाद आपकी फोर्थ प्रायोरिटी आती है आपका एनालिसिस, ठीक है। जो आपको बेस्ट से बेस्ट करना है, जितना आप बेस्ट एनालिसिस करोगे उतना ही आप अपनी मिस्टेक फाइंड आउट कर पाओगे और उतनी ही आप इम्प्रूवमेंट कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है इम्प्रूवमेंट। ये जैसे ही आप एनालिसिस करोगे, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आप मिस्टेक फाइंड आउट करोगे, उसके बाद ही आप इम्प्रूवमेंट कर पाओगे, ठीक है। अगर इस अप्रोच से आप चलते हो पेशेंस के साथ, देन आपको इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। देन आप इन चीज़ों का ध्यान रखो और स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। देन आपको डिफ़िकल्टी आने वाले टाइम में देखो आपको फेस तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ये सारी वो चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैंने अपनी जर्नी में फेस भी की हैं और मैं आप सभी को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता भी रहा हूँ, ठीक है। कुछ इनमें ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाया था, अगर आप उन चीज़ों को कर लेते हो देन आपको इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। आप चाहे क्विज लगाओ, चाहे आप सेक्शनल लगाओ, चाहे आप मॉक टेस्ट लगाओ, आपको इन 5 प्रायोरिटी को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव ऑन करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है हमारा प्रैक्टिस का। देखो यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन यहाँ पर आपको बल्क में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बल्क में क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर आपके पास, क्योंकि पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आप क्विज़ से प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। मिनी क्विज़ जिसमें 10 से या 15 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक पूरे सेक्शनल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, चाहे आपका रीजनिंग का हो, चाहे आपका क्वांट का हो और चाहे आपको इंग्लिश का हो, ठीक है। आपको हर एक सेक्शन पे फोकस करना है, ठीक है। हर एक सेक्शन पे आपको अलग अलग फोकस करना है, ठीक है। ये नहीं है कि आप तीनों सेक्शन एक साथ लगा लो जो आप मॉक टेस्ट में करते हो। सबसे पहले आपको सेक्शनल ही लगाने हैं, ठीक है, टाइमर के साथ, विदाउट टाइमर नहीं, आपको टाइमर के साथ सेक्शनल लगाने हैं, ठीक है। यानी कि जब आपको क्विज़ में इम्प्रूवमेंट शो होने लग जाए, ठीक है, जब भी आप क्विज़ लगाओगे, क्विज़ में जैसे कि मैंने आपको प्रायोरिटीज़ बताई थी, वही प्रायोरिटी आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। लेकिन जब आपको क्विज़ में इम्प्रूवमेंट शो होने लग जाए, ठीक है, और आप अच्छी परसेंटाइल गेन करो, ना कि मार्क्स, अच्छे मार्क्स नहीं, मार्क्स पे आपको फोकस नहीं करना है, फोकस आपको करना है अपनी परसेंटाइल के ऊपर, ठीक है। जैसे जैसे आपकी परसेंटाइल अच्छी आने लग जाएगी क्विज़ में, देन आपको सेक्शनल के ऊपर मूव ऑन करना है, ठीक है। अगर आप क्विज़ में अच्छी परसेंटाइल गेन नहीं कर पा रहे हो, देन ऑब्वियसली आप सेक्शनल में आपको प्रॉब्लम आएगी, सेक्शनल में आप अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है, और अच्छी प्रोग्रेस आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए सेक्शनल भी आपको उन्हीं 5 प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लगाने हैं जो अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, ठीक है। आपको हर एक सब्जेक्ट के सेक्शनल, ठीक है, लगाने हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट के सेक्शनल लगाने हैं। पहले आप क्विज़ लगाओगे, फिर आप सेक्शनल लगाओगे, ठीक है। और हर एक सेक्शनल में आपको डेली बेसिस पे अपनी मिस्टेक्स निकालनी है। डेली बेसिस पे आप अपनी मिस्टेक निकालोगे जितनी ज़्यादा आप निकाल सकते हो, चाहे आप रीजनिंग का सेक्शन लगाओ, चाहे आप क्वांट का सेक्शन लगाओ, ठीक है, और चाहे आप इंग्लिश का सेक्शन लगाओ। हर एक सेक्शनल में आपको अपनी मिस्टेक्स निकालनी है जितनी ज़्यादा आप निकाल सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट सेक्शनल पे आपको मूव ऑन तब तक नहीं करना है जब तक आप उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव नहीं कर लेते हो। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मेरे को इंग्लिश में जो भी टॉपिक आपका पहला जंबल है या क्लोज टेस्ट में दिक्कत है, तो आप सबसे पहले उन पे फोकस करोगे, उनको इम्प्रूव करोगे अपने उन टॉपिक को। रीजनिंग में आपको लगता है मेरे को इस टाइप की पजल में प्रॉब्लम है, मेरे को ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम है, आप उन टॉपिक को पहले अपना ठीक करोगे। ऐसे ही आपको अगर क्वांट में किसी टॉपिक में कमी लगती है, उनको आप इम्प्रूव करोगे, देन आप नेक्स्ट सेशनल के ऊपर मूव ऑन करोगे, ठीक है। ये आपकी एक बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टॉपिक वाइज भी आप लगा सकते हो, जैसे आप क्विज़ लगाते हो वैसे आप टॉपिक वाइज क्विज़ भी लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
लेकिन क्विज़ के बाद ही आपको सेक्शनल पर जाना है, ठीक है। और सेम ही चीज़ें जो हैं वो हमारी नेक्स्ट स्टेप में हैं, लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले आप हमेशा अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दोगे, ठीक है। पहले आप हमेशा अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दोगे, उसके बाद आप स्पीड पे काम करोगे। जो हमने प्रायोरिटीज़ बताई हैं आपको उसी अकॉर्डिंग वर्क करना है। सेम ही चीज़ें जो है हमारी वो नेक्स्ट स्टेप में है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी कि आपने सेक्शनल लगा लिए, अब आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। जैसे जैसे आपको सेक्शनल में इम्प्रूवमेंट मिलती है, ठीक है, सारी प्रायोरिटीज़ को फॉलो करके सेक्शनल में जब आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है, सेक्शनल में जब आपकी परसेंटाइल अच्छी आने लग जाए, तब आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। और मॉक टेस्ट आपको रियल एग्ज़ाम समझ के लगाने हैं, ठीक है। ये नहीं लगाने हैं, ये सोच के नहीं लगाने हैं मॉक टेस्ट आपको कि ये तो सिर्फ मॉक टेस्ट है, अगर एक मॉक टेस्ट हमारा ख़राब चला गया कोई बात नहीं, अगला मॉक टेस्ट आपका अच्छा चला जाएगा, ठीक है, आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर लोगे, ठीक है। आपके अंदर जब एक मॉक टेस्ट देते हो और अगर आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं, और एक एग्ज़ाम जब आप देते हो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं, तो उतना ही गिल्ट आपके अंदर आना चाहिए जब, ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट को लगाओगे, ठीक है, अपने एग्ज़ाम की तरह कंसीडर करके हर एक चीज़ को आप प्रॉपरली एनालाइज करोगे। जो भी आपके वीक एरियाज़ हैं आपको उन पर काम करना है। जैसा कि हमने थर्ड स्टेप में डिस्कस किया था, पहले आप इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे, उसके बाद आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे, ठीक है, उसके बाद आप अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दोगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना, फिर आपकी एक्यूरेसी, और फिर आप अपनी स्पीड पे काम करोगे, ठीक है। फिर आप, क्योंकि जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, इन्फॉर्मेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, ठीक है, तो आपकी जो एक्यूरेसी है और जो आपकी स्पीड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट एनालिसिस करना है आपको, ठीक है। जैसे आप एनालिसिस करोगे मेरे वीक एरियाज़ क्या है, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ठीक है, मुझे किस टॉपिक पर कितना टाइम लग गया, किस क्वेश्चन पर कितना टाइम लग गया, अब अपना स्कोर भी एनालाइज करोगे, ठीक है, परसेंटाइल भी एनालाइज करोगे, हर एक चीज़ का एनालिसिस करोगे, उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है। हर एक सेक्शनल, हर एक मॉक टेस्ट में आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, तभी आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तभी आप इम्प्रूवमेंट जल्दी कर सकते हो, ठीक है। हर एक मॉक टेस्ट लगाओगे, आपको हर एक मॉक टेस्ट को अपने एग्ज़ाम की तरह कंसिडर करना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सोर्सेज गिवन है कि प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट कौन से लगाने चाहिए, मेंस के लिए मॉक टेस्ट कौन से लगाने चाहिए, ठीक है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ मॉक टेस्ट आप सभी को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। प्रीलिम्स के लिए आपके पास मॉक टेस्ट यहाँ पर गिवन है, ठीक है, और मेंस के लिए मॉक टेस्ट सोर्सेज है वो भी यहाँ पर गिवन है। आप जिस भी सोर्स को फॉलो करना चाहो आप उस सोर्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे जब मैं प्रिपरेशन करता था उस समय मुझे ये लगता था कि प्रैक्टिस मॉक एक ऐसा सोर्स है जो एक बिगिनर एस्पिरेंट के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। और प्रैक्टिस मॉक के साथ, ठीक है, एक बिगिनर एस्पिरेंट के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस मॉक कंटिन्यूसली फॉलो करते हो तो आप प्रीलिम्स भी निकाल लोगे, कंसिस्टेंसी के साथ बस आपको चीज़ें करनी है, और आप मेंस भी निकाल सकते हो। लेकिन आपको हर एक अगर पार्टिकुलर एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है, तो आपको हार्ड से हार्ड लेवल भी प्रिपेयर करना है। तो प्रैक्टिस मॉक के साथ आप एक और सोर्स रख सकते हो मेंस का जिनका बहुत हाई लेवल हो, क्योंकि देखो आप चीज़ों से दूर नहीं भाग सकते हो, आपको हाई लेवल के लिए भी प्रिपेयर करना ही होगा, ठीक है। अगर आपके पास एक मॉडरेट लेवल का मॉक टेस्ट है और एक हार्ड लेवल का मॉक टेस्ट है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, ताकि आप दोनों लेवल के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सको, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे एस्पिरेंट की ये क्वेरी होती है, ठीक है, कि हम किस टीचर को फॉलो करें, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ काफ़ी सारे टीचर्स के नाम गिवन है, ठीक है, क्वांट्स के लिए, आपकी रीजनिंग के लिए, ठीक है, और आपकी इंग्लिश के लिए, और आपकी करंट अफेयर्स के लिए। आप जिस भी टीचर को फॉलो करना चाहो आप उस टीचर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, या अगर आप किसी टॉपिक को सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो, ठीक है। अब देखो बात यहाँ पर एक चीज़ ये भी आती है, ये हम जिस भी मटेरियल को पढ़ रहे हैं हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो मटेरियल रेलिवेंट है या नहीं है, ठीक है।
तो देखो, जिस भी सोर्स को आप फॉलो करते हो, कहीं से आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, बहुत सारे आपके पास ग्रुप्स में आपको चेकलिस्ट भी मिलती है, ठीक है, आप किसी भी सोर्स को फॉलो करो, ठीक है, तो जो उसका मटेरियल है, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो गूगल से सर्च कर सकते हो, ठीक है, और जो भी मटेरियल से आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, उस मटेरियल से आपको क्या करना है, उस मटेरियल को आपको प्रीवियस ईयर से कंपेयर जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से जब आप उस मटेरियल को कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि उस टॉपिक की रेलिवेंसी क्या है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर से आपको कंपेयर करना है, फिर आपको पता चलेगा जो मटेरियल आप यूज़ करते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, उसकी क्या रेलिवेंसी है, ठीक है, और फिर आप अपनी बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जिस भी एस्पिरेंट को अगर अपनी प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो इसी वजह से आ रही होगी क्योंकि जो मैंने ये 5 स्टेप बताए हैं, ठीक है, हर एक एस्पिरेंट को अगर अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है तो इसी फेज से होके निकलना पड़ता है, ठीक है। तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें। आप सभी के जो भी डाउट्स हो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में उन्हें भेज सकते हो, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं आपकी क्वेरी के बेस के ऊपर ही लेके आऊँगा, ठीक है। हाँ जी, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।